ये कहानी मोरी की है, जो एक एवरेज दिखने वाला सीरियस लड़का था, लेकिन उसके पास ओगर्स की पावर और अननेचुरल सुपर स्ट्रेंथ थी। यहाँ तक वो अपने पावर्स छुपाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन जब उसके बचपन की दोस्त उसके साथ रहने आती है, तब मोरी के पास उसे प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहानी की शुरुआत में हमें मोरी की बचपन की दोस्त नीको से मिलवाया जाता है और नीको का एक सपना था कि वो एक मेज बन सके, और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे यहाँ से काफी दूर एक मेजेस आइसलैंड में जाना पड़ता है। हालांकि जाने से पहले वो मोरी से कहती है कि जैसे ही मेरी एजुकेशन खत्म होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें 10 साल बाद का मोरी दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी बदल चुका था। मोरी के पीछे अक्सर काफी सारे गुंडे पड़े होते थे। हालांकि मोरी को उनसे लड़ने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लड़ने जाएगा तो उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा, और आखिर में ऐसा भी हो सकता है कि वो मारे जाए। यही वजह है कि फिलहाल के लिए मोरी बस उनके अटैक्स को डॉज करता है। हालांकि वो गुंडे रुकने का नाम नहीं लेते। तब मोरी गुंडों को अपने आप को मारने का एक मौका देता है। अगले सीन में हमें मोरी को घर में दिखाया जाता है, जहां मोरी के फादर उसे कहते हैं कि कभी कभी फाइट बैक कर लिया करो, यह तुम्हारा हमेशा ही मार खा के वापस आने का प्लान है। अब जो भी हो, मोरी और उसके फादर अभी खाना खाने बैठते हैं। तब उसके फादर मोरी को कहते हैं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीको वापस आने वाली है, और क्योंकि नीको भी एक मेज बन चुकी है तो वो चाहती है कि तुम उसके फैमिलियर बनो। ये सुनते साथ ही मोरी पूरी तरीके से चौंक जाता है। हालांकि मोरी के फादर ये समझते हैं कि ये रिएक्शन बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर मेजेस कुछ ट्रेंड एनिमल्स को ही अपने फैमिलियर के हिसाब से चुनते हैं। लेकिन पास्ट में ही कुछ ऐसे फैमिलियर्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा माना कंज्यूम करने में कामयाब रहे थे, और इतना ज्यादा माना कंज्यूम करने की वजह से वो कभी भी चाहे तो ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे। तभी बीच में मोरी कहता है कि मुझे मेरे पास्ट के बारे में पता है डैड, मैं बस किसी का भी सर्वेंट नहीं बनना चाहता। तब उसके फादर कहते हैं कि इस जॉब में तुम उसके सर्वेंट कम एक बॉडीगार्ड ज्यादा बनोगे, और बहुत ही पहले से हम दोनों फैमिलीज के अंदर एक एंशिएंट पैक्ट मौजूद है, तो अगर हम चाहे फिर भी हम इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते। मोरी के फादर ये भी कहते हैं कि जब तक तुम दोनों यहाँ पे रहोगे तब एक बिजनेस ट्रिप के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और हाँ मोरी, मैं ये बताना भूल गया कि वो यहाँ तुम्हारे साथ ही रहने वाली है। ये सुनते साथ ही मोरी फिर से अपना खाना उसके फादर के मुंह पे थूक देता है। अगले सीन में हम मोरी को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में था। उसे याद आता है कि कैसे नीको बचपन में बहुत ही ज्यादा लेजी थी, हालांकि वो काफी ज्यादा क्यूट थी। और जब मोरी सोचता है कि आखिर वो भी कैसी दिखती होगी, और उसी वक्त नीको ग्लास को तोड़ते हुए अंदर आती है। कुछ देर तक तो मोरी को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके घर में कौन घुस आया। लेकिन जब नीको कहती है कि जब मैं यहाँ आने वाली थी तब मैंने अपने ऊपर बैलेंस खो दिया, जिस वजह से मैं सीधा ग्लास तोड़ते हुए अंदर आ गई। और इतना सुनने के बाद मोरी को रियलाइज होता है कि उसके सामने और कोई नहीं, नीको है। नीको काफी ज्यादा इमोशनल थी और मोरी से पूछती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। हालांकि हमारा मोरी इस चीज को लेकर टेंशन में था कि उसे पूरा रूम साफ करना पड़ेगा, और अगले ही पल मोरी पूरे रूम को साफ करने लगता है। अब नहीं पता क्यों, लेकिन नीको मोरी को देख के काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। तब वो मोरी से कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इस ग्लास को अपने मैजिक की मदद से ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ ऐसी चीज दो जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद हो। अब इसके कुछ देर बाद ही मोरी एक ग्रीन कलर का कप लाता है, क्योंकि मोरी को ये कप बहुत ही ज्यादा पसंद था। और इसके बाद ही नीको अपना मैजिक चालू करती है, और नीको को मैजिक करता हुआ देख मोरी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। यहाँ तक कुछ ही देर में वो शीशा पूरी तरीके से नया हो जाता है। हमारा बेचारा मोरी खुश होने ही वाला था कि उसके कप के टुकड़े हो जाते हैं, और तब नीको कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद मोरी उसे काफी अजीब तरीके से देखता है, जिससे नीको को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने उसके फेवरेट कप को तोड़ दिया। हालांकि मोरी इस चीज को जाने देता है क्योंकि एटलीस्ट उसने इस विंडो को वापस से ठीक कर दिया है।
और इसके बाद मोरी कहता है कि देखा जाए तो तुम्हारा मैजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये सुन के नीको काफी ज्यादा खुश हो जाती है, शायद इसीलिए क्योंकि ऐसा उसे मोरी ने कहा था। और वो कहती है कि अगर तुम चाहो मैं तुम्हें और भी मैजिक से दिखा सकती हूँ। और इसके बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता जिसके ऊपर वो मैजिक कर सके, तब आखिर में वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है जिससे कि वो एक बहुत ही पतले पेपर जैसा हो जाती है। और अब उसके ऊपर ही उसको कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो हवा में उड़ते जा रही थी। यहाँ तक वो उड़ते हुए घर से बाहर चली जाती है और मोरी को उसका पीछा करना पड़ता है। मोरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है उससे पहले कि वो कोई खतरे में आए, लेकिन तब वो उड़ते हुए एक ऐसे जगह पे पहुंच जाती है जहां मोरी का हाथ नहीं पहुंचता। तब मोरी को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो अपने घर से वैक्यूम क्लीनर ले आएगा। और इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाता तब नीको कहती है, इससे पहले कि तुम वैक्यूम क्लीनर ला सको मेरा स्पेल खत्म हो जाएगा और अगर इस जगह पे मैं नॉर्मल हो गई तो मैं मारी जाऊंगी। मोरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अभी उसे क्या करना है, लेकिन उसी वक्त उस घर का ओनर वहीं पे आता है जो कि मोरी से बात करने की कोशिश करता है। और सरप्राइजिंगली ये हाउस ओनर और कोई नहीं वही लड़का था जो मोरी को बुली कर रहा था। मोरी कहता है कि जल्द से जल्द अपने घर से वैक्यूम क्लीनर लाओ। उसी वक्त हमें इस बुली का नाम बताया जाता है जो कि मोमोटो था। तब मोमोटो कहता है कि अगर मैं नहीं लाता तो आखिर तुम क्या कर लोगे। तभी अचानक से मोरी को अपने बचपन की एक घटना याद आती है जहां उसने लगभग बचपन में मोमोटो को मार दिया था। और इस घटने के बाद मोरी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में आ गया था, जिस वजह से मार खाने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मोरी इस चीज के बारे में अपने फादर को भी कहता है और तब उसके फादर मोरी को एक टेक्निक के बारे में सिखाते हैं जिससे कि मोरी अपने पावर्स को कंट्रोल में रख सकता है। वहीं पे प्रेजेंट में मोरी को रियलाइज होता है कि नीको को बाहर निकालने के और भी तरीके हैं। और तब मोरी अपने ओगर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है जो देख के मोमोटो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि आज वो मारा जाएगा। हालांकि मोरी का इरादा पंच मार के उस दीवार को तोड़ने का था और एक पंच के मदद से ही वो उस पूरे दीवार को तोड़ देता है और नीको को बचा लेता है इससे पहले कि वो नॉर्मल हो जाए। नीको सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मोरी को गले लगाते हुए उसे थैंक्स कहती है। हालांकि ये देख के मोमोटो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि यहाँ पे मोरी ने उसके घर को तोड़ा है। तब मोरी नीको से पूछता है कि क्या तुम इसे वापस ठीक कर सकती हो। हाँ, मैं इसे ठीक तो जरूर कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसके इमोशंस काफी ज्यादा जुड़े हुए हों। और मोरी को बिल्कुल एक ऐसी चीज के बारे में ही पता है। वो कहता है कि मोमोटो को अपने बाल काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनते साथ ही नीको अपने मैजिक को परफॉर्म करते हुए उस वॉल को पहले जैसा बना देती है। और अभी ये सब करने के बाद वो लोग अपने घर के तरफ जाने लगते हैं। हालांकि रास्ते में नीको कहती है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग करने के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तब मोरी कंप्लेन करता है कि तुम्हारे ये शॉपिंग बैग्स काफी ज्यादा भारी हैं। जो सुनने के बाद नीको एक मैजिक करती है जिससे वो बैग्स बहुत ही ज्यादा हल्के हो जाते हैं, जो देख के मोरी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और तब मोरी पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम इस शहर में सबको क्या बोलोगी, क्योंकि अगर तुमने रिवील कर दिया कि तुम एक मेज हो तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तब नीको कहती है कि मेजेस में एक रूल है कि हम हमेशा अपने मैजिक को अच्छे कामों के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पावर्स कंट्रोल में रहने में मदद भी आती है। वो ये भी कहती है क्योंकि मैं अभी तक ट्रेनिंग फेज में हूँ तो मैं यहाँ जितने ज्यादा लोगों को जान सकती हूँ उतने लोगों को जानना चाहती हूँ और एक ऐसा मेज बनना चाहती हूँ जो दूसरों की हेल्प कर सके। यहाँ तक मोरी को भी नीको का ये ड्रीम काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं जितनी हेल्प कर सकूँ उतनी हेल्प करूंगा। यह सब सुन के नीको को मोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है। तभी मोरी कहता है कि उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है और उस बिल्डिंग में एक लड़की थी जिसे बचाने के लिए नीको अपने ब्रूम को समन करने लगती है। हालांकि मोरी कहता है कि एक सेकंड रुको, अगर तुमने अपने मैजिक का यूज किया तो सबको पता चल जाएगा कि तुम एक मेज हो। हालांकि नीको इन सारे बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो बिना सोचे मोरी को अपने ब्रूम में लेके उस लड़की को रेस्क्यू करने जाती है। हालांकि उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों कैसे उड़ रहे हैं। लेकिन जब मोरी कहता है कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें रेस्क्यू करने आए हैं, और
और इसके बाद जैसे ही वो लड़की उनके पास जाती है तो वेट ज्यादा होने के कारण वो ब्रूम नीचे गिरने लगता है। तभी मोरी पूछता है कि क्या तुम हमारे वेट को हल्का कर सकती हो, और ये सुनते साथ ही निको एक स्पेल कास्ट करती है जिससे कि वो तीनों ही हल्के हो जाते हैं। हालांकि वो लोग नीचे गिरने से बच जाते हैं, लेकिन इस स्पेल के साइड इफेक्ट्स की वजह से मोरी ने अपने ब्रेन को खो दिया था और मोरी एक बच्चों की तरह बन जाता है। वो कहता है कि निको एक मेज है और मेरे अंदर ओगर्स की पावर है, और ये सब कहने की वजह से निको का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और निको अपने ब्रूम में बैलेंस नहीं बना पाती, जिस वजह से वो लोग क्रैश लैंड करने वाले थे। हालांकि इससे बचने के लिए आखिरी टाइम पे वो अपने ऊपर भी लाइट वेट का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से वो लोग बच तो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का पूरी तरीके से बुद्धू बन जाता है। हालांकि वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पाई थी कि आखिर ये दोनों कौन है, लेकिन वो शुक्रिया अदा करती है। और उसी वक्त मोरी और निको को याद आता है कि उनका सारा सामान उन्होंने तो रास्ते पे ही छोड़ दिया, जिस वजह से उन्हें लेने के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो लोग घर पहुंचते हैं तब तक उनके स्पेल का असर पूरी तरीके से जा चुका था, और जिस वजह से इतने भारी बैग्स को घर तक लाने में वो लोग काफी ज्यादा थक गए थे। हालांकि इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो लोग जल्द ही रिकवर हो जाते हैं, और कुछ ही देर में रात हो चुकी थी और सोने का वक्त भी आ चुका था। हालांकि इस वक्त मोरी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तब मोरी को याद आता है कि उसके फादर ने उससे कहा था कि 1 साल के अंदर निको के ऊपर एक जानलेवा हमला होने वाला है, और एज अ फैमिलियर ये तुम्हारा जॉब है कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको। और यही वजह है कि मोरी ने इस चीज को अपना मिशन बना लिया है कि अगले 1 साल में वो निको के पास रहेगा और उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि इस खतरे के बारे में निको को कोई भी आइडिया नहीं है, वो तो बस मोरी को देख के अपने ही मन में बहुत ही खुश है। इसकी अगली सुबह फाइनली मोरी और निको एक नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। निको सच में काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि इतने दिनों बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली है, और निको इसीलिए खुश है क्योंकि मोरी उसके क्लास में है। हालांकि निको को इतना ज्यादा केयरलेस और खुश देख के मोरी को बहुत ही ज्यादा चिंता होता है। तब मोरी कहता है कि निको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और मोरी को ऐसा बोलता हुआ सुन निको बहुत ही ज्यादा अजीब सी बिहेव करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मोरी उससे कन्फेस करने वाला है। हालांकि मोरी कहता है कि तुम एक मेज हो और ये याद रखना, और किसी को भी ये मत बताना कि तुम एक मेज हो। अगले सीन में हम दोनों को ही क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ उसके क्लास टीचर जिसका नाम यूरी था वो अपने आप का इंट्रोडक्शन देती है, और वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट से कहती है कि एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन दो। तब वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स अपने आप का इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, और नहीं पता क्यों लेकिन हमारा मोरी उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में नोट्स बना रहा था, और जब मोरी उन सभी के बारे में लिख रहा था तो उसने एक चीज गलत लिख दी थी, और जब वो उस चीज को इरेज करने जाता है तो उसका इरेजर ही टूट जाता है। और जब निको को पता चलता है कि मोरी का इरेजर टूट गया है तो वो मैजिक यूज करती है। हालांकि निको बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, जिस वजह से जब वो मैजिक करती है तो उसका मैजिक उसके पेंसिल के जगह निको के बालों पे जाके लगता है, और उस मैजिक की वजह से उसका बाल बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। क्लास टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है। हालांकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती और चुप रहती है। उसी वक्त निको अपने मैजिक स्पेल को कैंसिल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी निको का टारगेट मिस हो जाता है, और इस बार उसका टारगेट मोरी का सिर बन चुका था, और अब उसे नॉर्मल करने के जगह मोरी का सिर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। हालांकि मोरी को कोई भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। फिर निको एक आखिरी बार के लिए ट्राई करती है और मोरी के सिर पे निशाना लगाती है। हालांकि इस बार भी उसका निशाना मिस हो जाता है, और मोरी का लेफ्ट आर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। और उसी वक्त क्लास टीचर मोरी को देख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने कहती है। मोरी के पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अपने हाथ को छुपा पाए। वो निको के सीक्रेट को छुपाने के लिए ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो एक बॉडी बिल्डर है। हालांकि ये करते हुए उसे पता था कि उसके स्कूल में अब कितना मजाक उड़ने वाला है। अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद वो बैठता है और अपने हाथ को सीधा निको के पास रखता है ताकि वो उसके हाथ को ठीक कर सके। हालांकि जैसे ही निको मैजिक करके उसके हाथ को ठीक करने वाली थी, उसी वक्त यूरी निको से कहती है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तब अचानक से वो खड़ी हो जाती है और उसका मैजिक उसी के ऊपर हो जाता है, जिससे इस बार वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि सभी को पता चल जाता है कि वो एक मेज है।
मोरी सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि निको अपने आप की आइडेंटिटी एक सेशन के लिए भी नहीं बचा पाई। लेकिन तब हमें पता चलता है कि निको के मदर ने ऑलरेडी सबको कह दिया था कि वो एक मेज है। हालांकि इतना कुछ करने के बाद निको बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और मोरी को लगता है कि निको को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस जगह पे दोस्त बनाने के लिए। हालांकि जैसे ही स्कूल खत्म होता है तो दो लड़की आती है जिसका नाम क्यूकुमी और कारा था। वो निको से अपने साथ लंच के लिए पूछते हैं और ये सुन के निको को सच में काफी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन पहले वो मोरी के पास जाके उससे परमिशन लेती है और फाइनली इसके बाद वो तीनों ही एक लंच के लिए एक जगह पर जा रहे थे। हालांकि रास्ते में उन्हें 3 लड़के मिलते हैं। हालांकि उस वक्त कारा सामने आती है और कहती है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और कारा को ऐसे देख के निको बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे कारा बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन जैसे ही वो तीनों एक कैफे के अंदर जाते हैं तो कारा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और तब कारा निको से उसके मैजिक के बारे में पूछती है। निको बहुत ही खुशी में कहती है कि हाँ, मैं एक मेज हूँ और मुझे बहुत ही अलग अलग टाइप के स्पेल्स आते हैं। वो ये भी कहती है कि मैं ये पहली बार है कि अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हूँ। तब क्यूरमी कहती है कि हाँ, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हालांकि तब कारा टॉपिक को चेंज करते हुए मोरी के बारे में पूछती है क्योंकि उन सभी को लगता है कि मोरी और निको डेट कर रहे हैं। हालांकि निको कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। और वो ये भी कहती है कि हम दोनों एक ही साथ रहते हैं। जो सुन के नहीं पता क्यों लेकिन कारा शर्माने लगती है और तब कारा कहती है कि अगर तुम दोनों एक साथ रहते हो और एक दूसरे को डेट भी नहीं करते तो निको, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं मोरी को प्रपोज करूं? हालांकि निको बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई और लड़की मोरी के पास जाए। तो वो कहती है कि मोरी एक अच्छा लड़का नहीं है। वहीं पे कैफे के बाहर हम वही 3 गुंडों को देखते हैं जो रिवेंज लेने के लिए आए थे। लेकिन वहीं पे ऊपर मोरी भी निको के ऊपर नजर रख रहा था और इससे पहले कि वो गुंडे कुछ भी कर पाते, मोरी उन सभी को नॉकआउट कर देता है ताकि निको का पहला मोमेंट उसके दोस्तों के साथ बर्बाद ना हो। अब इसके अगले दिन हम आधी क्लास को निको के साइड देखते हैं जो कि उससे बात करना चाहते थे क्योंकि ऐसा बहुत कुछ था जो उन्हें निको के बारे में जानना है। लेकिन हमारे मोरी के पास बहुत ही अजीब से लोग इकट्ठा हो गए थे जो कि उसके थ्रू निको से बात करना चाहते थे। और तभी वहाँ पर कारा भी आती है जो निको से कहती है कि क्या तुम हमें कोई मैजिक दिखा सकती हो। और इससे पहले कि मोरी उसे रोक पाता, निको एक मैजिक करती है और इस मैजिक से वहाँ मौजूद ग्रेविटी पूरी तरीके से चली गई थी और वहाँ मौजूद सारे लोग उल्टे हो जाते हैं। हालांकि जब कुछ देर बाद सब कुछ ठीक होता है तो टीचर कहती है कि ये हमारा फ्री पीरियड है और इस पीरियड में तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें क्या करना है। तब कारा टीचर से कहती है कि निको हमें कुछ और मैजिक्स दिखा सकती है और निको भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी वक्त पूरा क्लास डिसाइड करता है कि उन्हें क्या करना है। अब इसके कुछ देर बाद निको पूरे क्लासरूम को एक प्लेग्राउंड में ले जाती है जहाँ निको एक ऐसा मैजिक करती है जिससे एक ऐसा बैरियर बनता है जहाँ नॉर्मल पीपल भी उड़ सकते हैं। वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। हालांकि मोरी यहाँ पे निको को कुछ बोल भी नहीं सकता। कुछ देर बाद मोरी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम बहुत ही देर से मैजिक कर रही हो, तो इतने देर मैजिक करने से तुम्हारी बहुत सी एनर्जी यूज हो गई होगी। निको कहती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बस मैं ही मैजिक यूज कर सकती हूँ, तो ऐसा करना कैसा लगता है ये बस मैं ही जानती हूँ। और मेरा बचपन से ही ये सपना था कि सब कोई जान पाए कि मैजिक को यूज करना कैसा फील करता है। और तब निको कहती है कि मोरी, अगर तुम चाहो तो तुम ये कह सकते हो कि तुम एक ओगर हो और तुम्हारे पास भी बहुत ही खतरनाक पावर्स हैं। हालांकि ये सुन के मोरी को उसका बचपन याद आता है जब उसने सबको अपने पावर्स के बारे में बताया था और तब उसके बाद उसके सारे दोस्त उससे डरने लगे। और जब प्रेजेंट में मोरी ये सारी चीजें निको को बता रहा होता है तभी वहाँ पे एक डिलीवरी ट्रक आता है और वो ना जानते हुए उस बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है और बैरियर के मैजिक की मदद से वो क्रैश लैंड करने वाला था। हालांकि इससे पहले वो ट्रक क्रैश करता मोरी उसको टाइम पे बचा लेता है। लेकिन अब मोरी को ऐसा करता हुआ देख वहाँ मौजूद हर एक क्लासमेट चौंक गया था। वो मोरी से पूछते हैं कि
आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तब निको सामने आके मोरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, कहते हुए कि वो मेरा मैजिक था। हालांकि मोरी निको को रोक के अपने पावर्स के बारे में सभी कुछ रिवील कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि इवेंचुअली उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। मोरी को तब कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वहाँ मौजूद सारे क्लासमेट्स मोरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और कहते हैं कि काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसे पावर्स होते। अब ऐसा सुन के मोरी को ये तो विश्वास हो गया था कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते और मेरे क्लासमेट्स कुछ ऐसे पागल हैं जो कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ हम निको के मॉम अबुकी को देखते हैं, जो कि अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अपने मैजिक को वहाँ मौजूद एक बुक में चैनल करने के बाद उसे पता चलता है कि डॉग्स और रेन ड्रॉप से निको को खतरा है। अब यहाँ से वापस हम मोरी के घर में मोरी को देखते हैं, जो कि अपने नए कप पे कॉफी पी रहा था और तभी वहाँ पर निको आती है, जो कि अपनी नाइट सूट पहनी हुई थी। वो मोरी को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मोरी उसे डांटता है और कहता है कि अपने रूम से बाहर निकलने से पहले ड्रेस चेंज कर लिया करो। ये सुन के निको बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका फैशन सेंस मोरी को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तब वो डिसाइड करती है कि वो कुछ नए कपड़े खरीदेगी, लेकिन उसे बाहर जाके कपड़े खरीदने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक मैजिक करती है और एक बुक के मदद से वहाँ मौजूद सारे कपड़े वो अपने ऊपर कॉपी करने की कोशिश करती है। हालांकि निको बस उसी साइड कॉपी कर पाती है जो कि वो देख सकती थी, यानी कि निको के बस फ्रंट के कपड़े ही चेंज हुए थे और इस तरीके से उसे मोरी के पास जाना बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। हालांकि कुछ भी हो, उसे मोरी को अपना फैशन सेंस दिखाना है। तब वो मोरी के सामने जाती है, लेकिन वो बस अपना फ्रंट फेस ही दिखाती है और जब मोरी निको को देखता है तो मोरी को लगता है कि निको को कहीं बाहर जाना है। लेकिन ये देख के कि मोरी को कुछ भी समझ नहीं आया, निको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मोरी कहती है कि मैं तो बस तुम्हें अपना फैशन सेंस दिखाना चाहती थी और ये समझने के बाद मोरी कहता है कि तुम अच्छी दिखती हो, लेकिन मुझे तुम नॉर्मल कपड़ों में ज्यादा पसंद हो। ये सुनने के बाद निको का सारा गुस्सा कहीं चला जाता है और वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो भूल जाती है उसके पीछे कोई भी कपड़ा नहीं है। हालांकि इससे पहले कि मोरी कुछ अच्छे से देख पाता, वो अपने नॉर्मल कपड़े में चेंज कर लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पार्सल्स आते हैं और ऑफ कोर्स उसमें से ज्यादातर पार्सल निको के थे। हालांकि बहुत खोजने पे वहाँ मोरी के लिए एक पार्सल मिलता है और उस पार्सल के अंदर एक लेटर था जो कि निको के मॉम ने मोरी के लिए लिखा था। उस लेटर में निको के मॉम ने मोरी को थैंक्स कहा था, क्योंकि उसके एब्सेंस में मोरी निको का ख्याल रख रहा है। उस लेटर में उस जगह का लोकेशन भी मेंशन था जहाँ से निको पढ़ के आई थी और उस जगह को होली लैंड ऑफ विचेस के नाम से जाना जाता है। उस लेटर में लिखा था कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर काम कर रही है, जिस चीज के लिए उसे बहुत ही ज्यादा माना की रिक्वायरमेंट है और जब तक वो मैजिक इकट्ठा नहीं कर लेती, वो चाहती है कि मोरी उसका ख्याल रखे। उस लेटर को पढ़ते हुए मोरी बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और तभी मोरी को उस लेटर में एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज दिखती है। वहाँ लिखा था कि निको को डॉग्स और रेन ड्रॉप से खतरा है। हालांकि मोरी को समझ नहीं आता कि आखिर रेन ड्रॉप्स और डॉग्स से कैसा खतरा हो सकता है। हालांकि तभी बाहर से डॉग्स की चिल्लाने की आवाजें आती है और जैसे ही मोरी बाहर जाता है तो वो देखता है निको बहुत छोटी हो गई है। ना सोचते हुए मोरी उन दोनों के बीच में कूद जाता है और निको को बचाने में कामयाब रहता है। हालांकि इस वक्त मोरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने बिना बताए मोरी को मैजिक यूज किया और वो भी इंजर्ड होने वाली थी। हालांकि नॉर्मल होने के बाद निको उससे माफी मांगती है और कहती है कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मोरी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर अभी तुम पूरी तरीके से ठीक हो तो ये मैटर नहीं करता कि पहले क्या हुआ था। अब इसके बाद जैसे ही निको कुछ कॉफी बनाने जाती है, तभी मोरी उसी लेटर को फिर से बाहर निकालता है, क्योंकि उस लेटर में एक मैजिक सर्कल मौजूद था और निको के मॉम ने लेटर में ये लिखा था कि जैसे ही निको के ऊपर खतरा टलता है तो ये मैजिक सर्कल डिसअपियर हो जाएगा और जब तक ऐसा नहीं होता तुम उसके पास रहना। अब इसके कुछ देर बाद वो
दोनों ही कुछ शॉपिंग करने जाते हैं। हालांकि मोरी भी उसके साथ जाता है क्योंकि उसे उसकी प्रोटेक्शन करनी है और मोरी ने ये डिसाइड किया है कि मैजिक सर्कल के बारे में वो निको को नहीं बताएगा। वहाँ चलते हुए कुछ देर बाद मोरी पूछता है कि क्या तुम मेरे अम्ब्रेला के अंदर आना चाहती हो, और अचानक से ये सुन के निको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अभी तो मोरी उसे प्रपोज ही करने वाला है। और कुछ देर बाद वो लोग चलते चलते एक पार्क के अंदर आ जाते हैं। तभी अचानक से मोरी निको से कहता है कि मेरे पास रहना, और मोरी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वहाँ पे कोई था जो उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। और जैसे ही वो बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो एक डॉग का मास्क पहना हुआ था, जिसे देखते साथ मोरी चौकन्ना हो जाता है। हालांकि निको इसको देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये डॉग उसके फेवरेट एनिमे का मेन कैरेक्टर है। लेकिन इस वक्त मोरी को इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रियलाइज करता है कि ये स्टॉकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अचानक से वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो स्टॉकर एक मैजिक स्टाफ निकालता है जिससे वो विंड को कंट्रोल कर सकता था, और विंड को कंट्रोल करते हुए वो मोरी को पीछे ढकेल देता है। तब मोरी फाइनली डिसाइड करता है कि वो और होल्ड बैक नहीं करेगा, और तब मोरी अपने ओगर पावर्स के मदद से एक बहुत ही खतरनाक पंच करता है। लेकिन उस स्टॉकर ने उस पंच को बहुत ही इजीली रोक दिया था। हालांकि वो पंच बस एक डिकॉय था क्योंकि मोरी उसके पीछे पहुंच के उसे हरा चुका था, और इससे पहले कि मोरी उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता वो उसका मास्क उतारता है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे जो आदमी था वो ऑलरेडी निको को जानता था। तब निको उस लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए उसका नाम टैन बताती है, और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये दरअसल एक मैजिक स्पिरिट है। और जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी तब मैं इसे जानती थी। निको को देख के टैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मोरी से कहता है कि मैं बस देख रहा था कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो और क्या तुम निको को प्रोटेक्ट करने के कैपेबल हो या नहीं। और तब वो ये भी कहता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ ताकि मैं निको को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले सीन में वो तीनों ही मोरी के घर में होते हैं जहाँ टैन निको से कंटिन्यूअसली बात किए जा रहा था और मोरी को इग्नोर कर रहा था। नहीं पता क्यों, लेकिन हमारा बंदा पहली बार के लिए जेलस फील करता है। और उसके ऊपर टैन मोरी से कहता है कि क्या मुझे और खाना मिल सकता है। ये सुन के मोरी जाता है और गरम सा खाना बना के टैन के मुंह पे फेंक के मारता है, और ये देख के टैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। लेकिन मोरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मोरी पूछता है कि अगर तुम निको की प्रोटेक्शन के लिए आए हो तो आखिर तुम छुप क्यों रहे थे। लेकिन टैन मोरी को इग्नोर करते हुए उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तब मोरी निको से कहता है कि उसे आंसर देने कहो वरना मैं अपने तरीके से कहूंगा। और उनकी लड़ाई बंद करने के लिए निको एक मैजिक स्पेल का यूज करती है। इस मैजिक से टैन की जगह एक अम्ब्रेला मोरी को सारे आंसर्स देगा। अम्ब्रेला कहता है कि ओगर्स और माउंटेन स्पिरिट्स हमेशा झगड़े करते हैं क्योंकि बहुत ही पहले से इन दोनों के बीच में बनती नहीं। लेकिन ये सारे पहले की बातें हैं। मोरी को इन सारे चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये देख के टैन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि कभी भी ओगर्स हमारे बारे में चिंता नहीं करते। यहाँ तक सारे फेमस एनिमेज में ओगर्स और डीमंस का ही नाम लिया जाता है और माउंटेन स्पिरिट्स को सब लोग भूल जाते हैं। तभी मोरी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो। टैन कहता है कि मैं निको को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं फेमस हो सकूं। निको उसे शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी टैन का अम्ब्रेला उसे धोखा दे देता है। अम्ब्रेला कहता है कि टैन उसकी हेल्प इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने निको के मदर से काफी पैसे ले रखे हैं। टैन उस अम्ब्रेला को चुप करवाता है और उसके बाद सभी कुछ उन्हें बता देता है कि उसने बहुत सारे पैसे फ्री फायर के गन स्किन्स खरीदने में लगा दिए थे। अब निको टैन के लिए कुछ कॉफी बनाने जाती है और उसी वक्त टैन मोरी को एक लेटर देता है जो कि निको के मॉम ने उसे दिया था, जिसमें लिखा था कि निको का एनिमी उसके स्कूल के अंदर ही मौजूद है। और ये सुन के मोरी काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन टैन कहता है कि इस बारे में निको को मत कहना। अगले सीन में हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं जहां वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पे एक और पार्सल आता है। निको को लगता है कि ये भी उसके मॉम ने उसे भेजा था, जिस वजह से वो उस पार्सल को लेने जाती है। लेकिन कुछ ही देर में हमें निको की चिल्लाने की आवाजें आती है। जब तक मोरी और टैन वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक अजीब से कपड़े ने निको को अपने वश में कर लिया था। उसी वक्त मोरी को रियलाइज होता है कि ये कपड़ा निको के एनिमी ने उसे भेजा है। मोरी
मोरी निको को उन कपड़ों से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्राई करता है तो उन कपड़ों में से 2 आंखें निकल आती है और उसी वक्त निको के कपड़े बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तभी वो कपड़ा कहता है कि अगर तुम कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं निको को मार डालूंगा। ये कहते हुए वो मैजिक ड्रेस निको को लेके वहाँ से उड़ जाता है। मोरी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन टैन उसे रोकता है। वो कहता है कि हम उसे ऐसे आसमान में नहीं पकड़ सकते, मेरे पास एक आइडिया है। और उसी वक्त टैन इताची बन जाता है और वहाँ मौजूद सारे क्रोज को निको के पीछे भेज देता है और उन क्रोज के मदद से पीछा करते हुए वो लोग निको के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी वो लोग निको को नहीं ले सकते क्योंकि निको अभी भी आसमान में है। बिल्कुल उसी वक्त टैन का अम्ब्रेला वहाँ पे आके कहता है कि मैं भी तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहता हूँ। जो सुन के मोरी को एक आइडिया आता है। वो टैन से कहता है कि अपने विंड पावर को यूज करते हुए मुझे निको के पास भेजो। और जैसे ही मोरी ऊपर जाता है तो वो उस अम्ब्रेला को एक पैराशूट की तरह यूज करता है। मोरी को वहाँ देख के मैजिक ड्रेस अपने आप को बहुत ही ज्यादा हार्ड बना लेता है। हालांकि ये मैजिक ड्रेस की गलती थी क्योंकि मोरी एक पंच के साथ उस ड्रेस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालांकि इससे फिजिकली निको को कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन मोरी के इस अटैक के मदद से निको के ज्यादातर कपड़े जा चुके थे। हालांकि ये करने के बाद वो दोनों ही अब नीचे गिर रहे थे। वो तो सही टाइम पे टैन एक विंड अटैक करके निको को बचा लेता है, लेकिन अपने पर्सनल दुश्मनी के कारण वो मोरी को नहीं बचाता। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैंने इस वीडियो को जानबूझ के शॉर्ट बनाया है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये एनिमे कैसा लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस एनिमे को आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग दोगे ये बताते हुए जाना। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसको 7/10 की रेटिंग देता हूँ क्योंकि ये एनिमे नॉर्मल एनिमे से बहुत ही ज्यादा अलग है। वह सारे एनिमेज की अपने अपनी अच्छाइयाँ होती है। अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसका पार्ट 2 जरूर से मिल जाए और इस वीडियो को 3 बार हाइप भी जरूर से कर देना। बाकी इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 2000 लाइक्स रखता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे एक्सप्लेनेशंस थोड़े भी पसंद आते हैं तो प्लीज इस लाइक टारगेट को पूरा कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे।